हरे कृष्ण। देखिए 2026 शुरू होने वाला है, तो मैं क्या करता था कि हर महीने की जो तिथियां हैं, जो त्यौहार आने वाले हैं, वो मैं पहले डाल देता था। लेकिन कईयों के मैसेज आते थे, कमेंट भी आते थे कि हमको गाड़ी खरीदना है, हमको गृह प्रवेश करना है, हमको आदि आदि शुभ मुहूर्त जानना है, तो उसका आप बताइए। तो सबको जवाब देना असंभव जैसा हो जाता है। तो मैं अब से क्या करूँगा कि हर महीने के पहले ही तिथियों का तो बताऊँगा ही कि कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ना शुभ योग भी बताऊंगा समय के साथ, और अशुभ योग भी बताऊंगा वह भी समय के साथ। तो एक वीडियो ही आपके लिए पर्याप्त है। जब भी आपको शुभ समय देखना हो, कभी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कभी आपको नए नौकरी के लिए आवेदन करना हो, अथवा तो कुछ गहने खरीदने हो, कुछ रुपए बैंक में जमा करना हो, कभी गाड़ी खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो केवल आप एक वीडियो चला लेना, बस उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। भद्रा काल से यदि आपको डर लगता हो तो यह सब इसके अंदर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन उन शुभ और अशुभ योगों के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए, तो मैं वह वीडियो के बीच में दूंगा। पहले आप लोग सुन लीजिए कि कौन कौन से त्यौहार जनवरी 2026 में पड़ने वाले हैं। 1 तारीख को रहेगा प्रदोष व्रत। देखिए जनवरी 2026 शुरुआत ही शिव जी के आशीर्वाद से हो रहा है। 3 तारीख को रहेगी पौष पूर्णिमा, इस दिन से माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा। 4 तारीख को न रवि पुष्यामृत योग है और माघ मास इस दिन से चालू हो जाएगा। 6 तारीख को सकट चौथ है, इसी दिन मंगलवारी चतुर्थी भी है, संकष्टी चतुर्थी। 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है, ये खास करके उत्तर भारत में पंजाब आदि के क्षेत्रों में मनाया जाता है। 14 तारीख को षटतिला एकादशी है। मकर संक्रांति भी इसी दिन है, उत्तरायण जिसको कहते हैं। धनुर्मास इस दिन समाप्त हो जाएगा। 16 तारीख को प्रदोष व्रत है। 18 तारीख को माघ मास की अमावस्या है, मौनी अमावस्या जिसको हम लोग कहते हैं। 19 तारीख को माघ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी। 20 तारीख को दूज के चंद्रमा का दर्शन होगा, व्यतिपात योग है इस दिन, और इसी दिन से पंचक भी शुरू हो जाएगा। 22 तारीख को विनायक तिलकुंद चतुर्थी है, इस दिन गणेश जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। 23 तारीख को वसंत पंचमी है। 25 तारीख को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, विजया सप्तमी भी कहते हैं, और इसी दिन रविवारी सप्तमी का भी योग पड़ रहा है। पंचक इस दिन समाप्त हो जाएगा, इसी दिन नर्मदा मैया की जयंती भी है। 26 तारीख को भीष्माष्टमी है, गणतंत्र दिवस है। 29 तारीख को जया एकादशी है और भीष्म द्वादशी भी है। 30 तारीख को प्रदोष व्रत है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हमने तिथि त्योहारों का जान लिया। अब आपको मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको हर महीने की शुभ तिथियां और अशुभ तिथियों की जानकारी बनी रहे। इसे आप लोग सुनिएगा, फिर मैं उसके बाद आपको डेट और टाइम भी बताऊंगा। देखिए 6 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हर महीने। 6 चीज़ें याद रखिएगा। इतनी सरलता से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको ना खुद से ये शुभ और अशुभ तिथियां निकालना आ जाएगा। 6 चीज़ें हर महीने की आप लोग को याद रखना है। ठीक, सबसे पहली चीज़ है द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। द्विपुष्कर नाम से ही पता चलता है 2, त्रिपुष्कर यानी नाम से ही पता चलता है 3। द्विपुष्कर योग में यदि कोई भी आप लोग शुभ कार्य करें अथवा तो अशुभ कार्य करें, तो इसके अंदर आपको दोबारा करने का योग बन जाता है। त्रिपुष्कर योग में यदि आप लोग कोई कार्य करते हैं तो इसको आपको 3 बार रिपीट करने का योग बन जाता है। मान लीजिए इसमें आपने लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, द्विपुष्कर में तो 2 बार लेना पड़ जाएगा। त्रिपुष्कर में आपने लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, तो आपको 3 बार लेना पड़ जाएगा। और मान लीजिए इसी में आप लोगों ने धन संचय किया, कोई एफडी करवा दी ना, तो और बढ़ते जाता है, वह दुगुना होते जाता है, तिगुना होते जाता है। ठीक, ये शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको श्लोक भी बता देता कौन से ग्रंथ में क्या है, लेकिन वीडियो बड़ा लंबा होगा, आप लोग बिल्कुल छोटे में समझते जाइए। तो इस योग में आपको क्या करना चाहिए, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर में योग में इसके अंदर धन जमा करना चाहिए। कोई भी संपत्ति आपको खरीदनी हो, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह घर बंगला अथवा तो जमीन हो, कोई भी आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कर्जा लेना और इसके अंदर कोई भी सामान चोरी हो जाना है अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब दूसरी चीज़ आपको समझना है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, ये ना दोषों को काटकर कार्य की सफलता देता है, यानी बाधाओं को काटता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का वज्र
बड़े बड़े पर्वतों को नष्ट कर देता है ना, उसी प्रकार ये सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी ये सब कुछ सिद्ध करने वाला, नाम से ही पता चलता है यह समस्त ज्योतिष दोषों को नष्ट करने वाला योग माना गया है। तो इसकी खासियत क्या है? यदि कोई आपको शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, है ना, तो आप सर्वार्थ सिद्धि का योग देख लेना, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और उसी में आप लोग अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज है हमारे पास अमृत सिद्धि योग। ठीक, इसके अंदर नाम से पता चलता है अमृत। मान लीजिए कोई अमृत पी लेता है तो वह लंबे समय तक जीता है, अथवा तो वह अमर हो जाता है, ये आप लोगों ने सुना है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि आप इसके अंदर जो भी कार्य करेंगे ना, वह खूब लंबे समय तक आपका चलेगा। मान लीजिए कोई आप लोग बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो इस योग में करना चाहिए। यह खूब लंबे समय तक आपका बिजनेस भी चलाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बनाकर रखेगा। इसके अंदर आप लोग ना गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अमृत सिद्धि योग। अब चौथी चीज आपको समझनी है, रिक्त तिथि। रिक्त तिथि क्या होती है कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को रिक्त नाम से निर्दिष्ट किया गया है। ये शुभ कार्यों के लिए गर्हित माने गए, यानी नियत माना गया है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब पांचवी चीज आपको समझनी है, शून्य तिथि। मास शून्य भी इसको कहते हैं। शून्य तिथि ना रिक्त तिथि के दोष से भी अधिक भयानक दोष इसके अंदर माना गया है। शुभ कार्यों में मास शून्य तिथियों का यत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों में किया गया कार्य निश्चित रूप से धन का नाश करता है, कुल परिवार वंश की हानि करता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। ये सब मैं आपको शास्त्र की ही बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए कि भले ही आपका तारा बलवान हो, चंद्रमा शुभ हो, तिथि भी अच्छी शुभ दिखाई दे रही हो, लेकिन यदि वह तिथि मास शून्य तिथि के अंतर्गत आती है तो वह उन सब शुभ प्रभावों को शून्य यानी जीरो कर देती है। तो शून्य तिथि से आपको बचना चाहिए। आखिरी चीज, छठी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जो है भद्रा काल। भद्रा काल शास्त्रों में ना सबसे कठोर नियम है। यदि व्यक्ति अपना भला चाहता हो तो उसे भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब भद्रा काल भी ना 3 जगहों पर बताया जाता है। यदि भद्रा स्वर्ग में हो, पाताल में हो, पृथ्वी पर हो, है ना, तो आपको पृथ्वी पर वाली भद्रा ही हानि करती है। तो मैं जो आपको डेट और टाइम बताऊंगा, तो भद्रा काल तो कई दिन तक आ रहा है, लेकिन आपको केवल पृथ्वी लोक पर ये भद्रा का जो निवास है वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, अथवा तो वीडियो में फिर से आकर सुन सकते हैं। ये 6 चीजें आपको शुभ और अशुभ योग पूरे महीने का डिसाइड कर देती है। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी अशुभ तिथियां हैं। सबसे पहले हम लोग जनवरी महीने का सुन लेंगे। देखिए, 1 तारीख से 14 जनवरी तक ये तो खरमास चल ही रहा है, आप सभी को पता होगा। तो इसके अंदर विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे बड़े संस्कार पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं। समझ गए आप लोग? तो 14 तारीख तक मांगलिक कार्य वर्जित हैं। अब पूरा जनवरी महीना भी ना शुक्र तारा अस्त है, तो पूरे जनवरी महीने में विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अब देखिए, 5 जनवरी को समय आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इस दिन ना भद्रा काल है, ये पृथ्वी लोक पर है। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। 7 जनवरी को बुधवार का दिन है, ये रिक्त तिथि है। 8 तारीख को शून्य तिथि है। 12 तारीख को रिक्त तिथि है। 17 जनवरी को शनिवार का दिन है, यह भी रिक्त तिथि है क्योंकि इस दिन चतुर्दशी है। 22 जनवरी को रिक्त तिथि है। 23 जनवरी को शून्य तिथि है। हालांकि इस दिन बसंत पंचमी है 23 तारीख को, तो आप लोग इस दिन गृह प्रवेश आदि कर सकते हैं। छोटे मोटे जो आपको जरूरी हो कार्य वह आप लोग कर सकते हैं। वाहन गाड़ी आदि खरीद सकते हैं इसके अंदर। बाकी जो बड़े बड़े अनुष्ठान हैं वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि शुक्र तारा अस्त है। 27 जनवरी को रिक्त तिथि है। 29 जनवरी को आपको समय दिख जाएगा स्क्रीन पर, पृथ्वी लोक पर भद्रा है, तो इसमें आपको बचना चाहिए। 31 तारीख को रिक्त तिथि है, चतुर्दशी का योग है। ठीक, तो ये आपकी अशुभ तिथियां हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लेना। अब आते हैं हम लोग शुभ तिथियों पर। कौन कौन सी शुभ तिथियां हैं? 4 जनवरी को स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, त्रिपुष्कर योग है। कई लोग पूछते हैं कि हम लोग को ज़मीन खरीदना है, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको आदि आदि चीज़ें खरीदनी है, तो हम लोग खरीद सकते हैं।
हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, इन सभी योगों में आप लोग ये चीज़ें खरीद सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वह सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। 4 जनवरी को त्रिपुष्कर योग है, समय आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। 4 जनवरी को ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। 6 जनवरी को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। 14 जनवरी को अमृत सिद्धि योग है और इस दिन मकर संक्रांति का भी समय है, तो दान पुण्य खूब करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, व्यापार के लिए भी यह अति शुभ माना गया है। 18 जनवरी को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन मौनी अमावस्या होने के कारण इस तिथि की महिमा और भी बढ़ जाती है। 19 जनवरी को सोमवार का दिन है, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। 20 जनवरी को मंगलवार का दिन है, इस दिन आपको द्विपुष्कर योग मिल जा रहा है। 23 जनवरी को पूरा दिन बसंत पंचमी का योग है, अबूझ मुहूर्त है ना, ठीक है। बाकी गृह प्रवेश के लिए फरवरी से आपका शुभ योग शुरू होगा। यदि अर्जेंट हो तो आप लोग वसंत पंचमी वाले दिन जा सकते हैं। 25 जनवरी को रविवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग। 27 जनवरी को मंगलवार का दिन है, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। फिर 30 जनवरी को शुक्रवार का दिन है, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो ये थे पूरे महीने के तिथि त्योहार और शुभ और अशुभ योग। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, बड़े ही सरलता से समझाने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही मैं प्रयास करूँगा, समय मिलता रहेगा मुझे तो हर महीने का मैं 5 दिन 6 दिन पहले ही बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, ताकि हम सभी को सुविधा रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।